आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं 1B का क्वेश्चंस। देखिएगा, वो जो पुरानी किताबें थी उनमें 1C का क्वेश्चन था। अब जो नई किताबें आई हैं डॉक्टर मनोहर रे का, अब क्या हो गया है कि वो चेंज होकर के 1B में हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1C को क्वेश्चन अब 1B में हल करेंगे। आइए 1B के क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण में आपको अच्छे से समझा दिया था परिमेय संख्याओं के बारे में, और उस जो भी अलग अलग प्रकार की सवालें थी, संख्याएं थी। लेकिन आइए अब क्वेश्चन के प्रत्येक सवाल को हल करते हैं और समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रश्न नंबर 1 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करोड़ में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। यदि जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 करोड़ में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा, हल करेंगे, सब करते हैं और क्या करते हैं समझिएगा कि जो ही हम देखेंगे कि इसने सवाल में बोला कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है, तो ठीक उसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे इसके विपरीत कि माना। ठीक है, माना। ठीक है, 3 करोड़ में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसके तथा बी ए तथा बी सअभाज्य तथा पूर्णांक है, तथा पूर्णांक है। जहां जबकि, ठीक है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b का मान है, जो मान होगा b का वो शून्य के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 3 करोड़ में 3 बराबर a बटे b। 3 करोड़ में 3 बराबर a बटे b। a बटे b क्या है, सहभाज्य तथा पूर्णांक हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये लिख सकते हैं इसको कि करोड़ में 3 बराबर a बटे 3b। करोड़ में 3 बराबर क्या आ जाएगा, a बटे 3b। अब ये समझना है कि करोड़ में 3 क्या है। तो आपको पता ही है कि जो संख्या हम लोग करोड़ में लिखते हैं या सिद्ध किए थे पीछे एग्जाम्पल्स में कि करोड़ में 3 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग कि करोड़ में 3, ठीक है, यहां लिख दीजिएगा कि करोड़ में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करोड़ में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां समझा रहे, समझिएगा यहां ध्यान साइड में कि 3, ये जो 3 है, ठीक है, ए और बी, 3 ए और बी क्या है, पूर्णांक है। 3 ए और बी पूर्णांक है, यहां लिखेंगे। ठीक है, ये समझिएगा कि चूंकि 3 ए और बी पूर्णांक है, इसलिए चूंकि 3 ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका a बटे 3b, a बटे 3b एक एक परिमेय संख्या है। ठीक, डाउट को क्लियर करते चलेगा कि 3, ठीक है, a और b पूर्णांक है, इसलिए a बटे 3b क्या होगा, एक परिमेय संख्या है या होगा। अब क्या बताना है हमको, कि हमको बताना है कि क्या यह 3 करोड़ में 3 परिमेय संख्या नहीं है, यही सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा संख्या किसका विरोध कर रहा है। तो लिखेंगे अब कि याद देखिए, हम तो माने थे कि माना 3 करोड़ में 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ठीक उसके विपरीत काम हो रहा है। तो लिखेंगे यह इस तथ्य से, यह इस तथ्य से, ये जो आपका करोड़ में 3 बराबर a बटे 3 भी आया है, तो जो 3 और a क्या है, b पूर्णांक है, तथा a बटे 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो यह इस तथ्य, ठीक है,
का विरोधाभास करते हैं या विरोधाभास है, ये जो तथ्य हम लोग माने थे कि माना 3 करोड़ में 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, यहाँ a और b और 3 मतलब 3 एक पूर्णांक संख्या निकल गया और a/3 भी परिमेय संख्या निकल गया। तो अब क्या हुआ, इस तथ्य का विरोधाभास है ना, या इस तथ्य का विरोधाभास है कि 3 करोड़ में 3 एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि 3 करोड़ में 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग माने थे लेकिन ऐसा नहीं है। तो लिखेंगे अतः हमारी, हम लोग ने जो कल्पना किया था, जो माना था कि माना 3 करोड़ में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी जो परिकल्पना थी वो क्या थी, गलत थी। तो लिख देंगे हम लोग कि अतः हमारी परिकल्पना गलत थी या गलत है। अतः 3 करोड़ में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव, यही प्रूव करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था कि अतः 3 करोड़ में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आसान क्वेश्चन, इसको हल करते हैं और समझते हैं। तो दिया आपका कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे, लिखेंगे यहां, ठीक है, हल। जब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि ठीक उसके विपरीत पहले मानते हैं कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब करड़ी में 5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जैसे 2 पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं ना, 2 पूर्णांक तो लिखेंगे कि ऐसे 2 पूर्णांक, ठीक है, ऐसे 2 पूर्णांक a व b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 2 पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं। अब जो 2 पूर्णांक जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो उसको हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, अर्थात a बटे b के रूप में, मतलब p बटे q के रूप में। तो हो जाएगा आपका कि a बटे b बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 लिखेंगे, जहां, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जहां a व b सहअभाज्य, जहां a व b सहअभाज्य तथा पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अब क्या करते हैं कि a और b है और ये आपका √5 मतलब करड़ी में 5 है, लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्ष कितने होते हैं, 2, एक होता है आपका LHS, एक होता है RHS। LHS कहें तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS कहें तो राइट हैंड साइड। बायां पक्ष दायां पक्ष, दायां पक्ष बायां पक्ष आपका क्या होता है, इक्वल होता है। वही बात दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब करेंगे वर्ग तो हो जाएगा आपका a बटे b का होल स्क्वायर बराबर √ का मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 5। जब इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर का मान हो जाएगा 5b स्क्वायर। ये क्या है, a से भाज्य है। तो लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 5 से भाज्य है,
इसलिए ए क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। ए भी 5 से भाज्य है, ठीक है। और चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और ये जो ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर मतलब 5b स्क्वायर है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या होगा कि जहां ए स्क्वायर होगा वहां हम लोग इसको पुट कर देंगे, रख देंगे। अब क्या करते हैं कि जब हमने ए व बी पूर्णांक लिया तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमारा आया ए स्क्वायर 5 से भाज्य है और इसलिए ए 5 से भाज्य है। लिखेंगे तथा पुनः, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तथा पुनः a बराबर 3c लेने पर, ठीक है। अब a बराबर क्या करते हैं, 3c लेते हैं। और जब a बराबर 3c लेंगे तब दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ बताया था ना, जो ए स्क्वायर का मान है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि ए स्क्वायर के स्थान पर 5b स्क्वायर बराबर, ठीक है, 3c मतलब ये हो जाएगा आपका 9c स्क्वायर। 5b स्क्वायर यहाँ से है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ 5c लेते हैं ना, यहाँ 5c लेते हैं तो आपका हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये 5 से 5 मतलब 5 से 5 आपका कट जाएगा तो 5 से स्क्वायर होगा। लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, जहां ए का मान रखे हैं वो कैसे रखे हैं, तो जो ए स्क्वायर का मान था यहां से उठाकर यहां पुट कर दिए हैं, मतलब इस इक्वेशन में रख दिए हैं। तो आपका हो गया ये बी स्क्वायर बराबर 5c मतलब 5c स्क्वायर, ठीक है। अब ये b क्या है, 5 से भाज्य है तो लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर 5 से भाज्य है इसलिए b भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, ठीक है, भाज्य है। इसको मान लेते समीकरण 2। समीकरण 1 भी ले लिए, समीकरण 2 भी ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 व 2 को देखते हैं, तुलना करते हैं तो क्या बताया है और क्या दिया है। तो समीकरण 1 में दिया आपका कि a 5 से भाज्य है, b 5 से भाज्य है, और हम लोगों ने माना था कि a व b सभाज्य पूर्णांक है, और यहाँ 5 क्या है, a b का गुणनखंड है। इसलिए हमारी जो बात थी, जो कल्पना थी वो गलत हो गई कि a कर्ण में 5 एक कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है, तो अतः हमारी कल्पना गलत है, जिसके कारण यह सिद्ध होता है कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे अंत में लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण आपका यहाँ था 1 और यहाँ क्या है 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से 5, ठीक है, ए बी का क्या है, देखिएगा 5 ये जो है ए और बी का गुणनखंड है। यहाँ पे लिखते हैं ए बी का गुणनखंड है, हमने माना था या कल्पना किया था, ठीक है, ए व बी सअभाज्य हैं। हमने माना था, ये माना था ना, देखिएगा जहां ए व बी क्या है, सअभाज्य माना था, लेकिन हम लोग लिखेंगे कि हमने माना था कि ए व बी सअभाज्य हैं, अतः हमारी जो कल्पना थी, क्या कल्पना थी कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है।
कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। फाइनली जो होगा लिखेंगे हम लोग अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां समझ लीजिएगा, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसे दो पूर्णांक और भी प्राप्त किए हम लोग, a बटे बी बराबर 5 किए, मतलब इसको p बटे q के रूप में लिखे, जहां a व b क्या है, सभाज्यता पूर्णांक है। a व b सभाज्यता पूर्णांक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग किया हम लोग, तो a स्क्वायर 5 से भाज्य निकला, और जब a स्क्वायर 5 से भाज्य है तो a भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। समीकरण 1 मान लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ समीकरण 1, फिर आगे हल किए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तथा पुनः a बराबर 3c लेने पर, यहाँ पर 3c नहीं 5c होगा, 5c लेने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया हम लोग, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5c स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान यहाँ से पुट किए, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो यहाँ लिखे हम लोग 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर बराबर 5c, तो b स्क्वायर 5 से क्या है, भाज्य है, तो b भी 5 से मतलब 5 से भाज्य है। समीकरण 1 व 2 से 5ab का गुणनखंड है, हमने माना था, ठीक है, 5a व b का क्या है, गुणनखंड है, और हमने माना था कि a व b जो है वो क्या है, सअभाज्य तथा पूर्णांक है, इसलिए हमारी जो कल्पना थी वो गलत है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन हम इसको 3 के स्थान पर लगा दिए। क्यों? क्योंकि सेम प्रकार का क्वेश्चन था, जैसे पिछले जो प्रश्न था उसमें क्या था, करड़ी में 5 था, इसमें क्या है, करड़ी में 7, तो इसलिए इसको किए ताकि दोनों सवाल एक साथ आपको समझ में आ जाए और हल करने में कोई कठिनाई न हो। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते समझते हैं। दिया कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है, लिखते हैं हम लोग, हल करेंगे और लिखेंगे कि माना करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग ऐसे दो पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं जो सभाज्य हैं, ठीक है। जैसे लिखेंगे कि ऐसे दो संख्याओं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, या दो संख्या प्राप्त करते हैं, लिख सकते हैं इसे, ऐसे दो संख्याएं प्राप्त, कौन सी दो संख्याएं, जैसे a या b, p या q, क्योंकि परिमेय के रूप में लिखना होगा, तो ऐसे दो संख्याएं हम लिख सकते हैं a तथा b प्राप्त कर सकते हैं जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिखते हैं उससे बोलते हैं परिमेय। तो हम क्या करते हैं, अब लिख सकते हैं इसको कि a बटे b बराबर करड़ी में 7, जहां a व b सअभाज्य, a व b सअभाज्य तथा पूर्णांक है, ठीक, और b नॉट इक्वल टू 0 आपको पता ही है। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a बटे बी का होल स्क्वायर बराबर √7 का मतलब 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे कि a स्क्वायर
7 से क्या है, भाज्य है। यहां लिख दीजिए, चूंकि ए स्क्वायर 7 से भाज्य है, इसलिए ए भी क्या होगा, 7 से भाज्य होगा। ठीक, ये भी 7 से क्या है, भाज्य है। अब क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, फिर करते हैं पुनः ए बराबर, ठीक है, ए भी पूर्णांक ले लिया, चलिए हम लोग सी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, सी। तो ए बराबर 7c लेने पर, ए बराबर क्या लेते हैं, 7c। यहां समझिएगा, जो ए स्क्वायर का मान है वो क्या है, ए बी स्क्वायर, क्या है, सॉरी, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बराबर है 7b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान यहां से क्या करते हैं, हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर। तो पुनः ए बराबर 7c लेने पर अब क्या करते हैं कि इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 7c का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, हमको पता है कि चूंकि ए स्क्वायर बराबर, देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या है, 7b स्क्वायर, लिखेंगे 7b स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां ए स्क्वायर है वहां ए स्क्वायर का मान रख देंगे। तो लिखेंगे हम कि ए स्क्वायर, तो लिखेंगे 7b स्क्वायर बराबर 49 मतलब 49c स्क्वायर, 7 सत्ते 49, मतलब b स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। अब इसमें भी क्या है, जो b स्क्वायर है वो 7 से क्या है, भाज्य है। लिखेंगे कि b स्क्वायर, लिखिए यहां, चूंकि b स्क्वायर 7 से भाज्य है, ठीक है, इसलिए b भी क्या होगा, 7 से भाज्य होगा। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण 2। ये रहा आपका समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण और 1 को देखते हैं। हमने क्या माना था कि माना ए बी स, ठीक है, स अभाज्य तथा पूर्णांक है, और इसमें हमको दिख रहा है कि जो 7 है वो ए बी का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। हमने माना था कि ए व बी क्या है, स अभाज्य तथा पूर्णांक है, और इसमें दिख रहा है कि ए जो 7 है ए बी का क्या है, गुणनखंड है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, चलिए लिखते हैं, हमको इसको समझिएगा कि समीकरण 1 व 2 से, फिर यहां बोला कि जो 7 है ना, तो लिखेंगे 7 ए व बी का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। हमने माना था कि ए व बी क्या माना था हम लोग, ए व बी अभाज्य तथा पूर्णांक है। अतः हमारी कल्पना गलत थी कि करणी में 7 एक परिमेय संख्या है। अब जो फाइनल आंसर है वो देखिएगा, लिख रहे हैं अतः, ठीक है, अतः करणी में 7 एक परिमेय संख्या है। अतः करणी में 7 एक परिमेय संख्या है, यही आपका आंसर। ठीक है, समझिएगा। अतः इसको क्या लिखे, लास्ट में लिखते हैं हम लोग प्रूव्ड। क्या लिखते हैं, प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4।